दोस्तों आज हम मैराथन क्लास में बात करने वाले हैं संज्ञान अधिगम और बाल विकास के महत्वपूर्ण जो एक नंबरीय प्रश्न हैं उन सभी के चर्चा करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यह परिभाषा दी है, तो ये परिभाषा किसने दी है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर सही क्या होगा ये आपको आइडिया लग जाना चाहिए अब तक अगर आपने तैयारी कर ली है तो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स ई स्किनर ने, यानी स्किनर की ये परिभाषा है। तो यहाँ पे जो है आ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यह पूछा गया है मनोविज्ञान का मुख्य या प्रमुख कार्य है। तो मनोविज्ञान का जो प्रमुख कार्य है वो क्या होता है? तो मनोविज्ञान जो है ये क्या करता है? असाधारण बालकों का अध्ययन भी करता है और व्यक्तिगत भिन्नताओं का भी अध्ययन करता है, यानी अ और ब दोनों ही सही है। इसका मतलब स ऑप्शन जो है अ ब दोनों ही सही है। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा गया आपसे कोहलर ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था। तो कोहलर ने अपना प्रयोग जो है चिंपैंजी पे किया था, तो ब ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है स्वाभाविक खेल क्या है। स्वाभाविक खेल क्या होता है? तो स्वाभाविक खेलों को आपको ध्यान रखना है कि जो भी स्वाभाविक खेल होते हैं वो होते हैं आपके नियम आधारित खेल। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है स्वाभाविक खेल क्या होते हैं? नियम आधारित खेल होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे बच्चों के नैतिक विकास में किस पक्ष का उल्लेख किया जाता है। बच्चों के नैतिक विकास की बात हो रही है, तो नैतिक विकास जो होता है उसमें किस पक्ष को लिया जाता है? तो नैतिक विकास में जो है नैतिक व्यवहार को भी लिया जाता है, नैतिक भावना को भी लिया जाता है और नैतिक निर्णय को भी लिया जाता है, यानी उपरोक्त सभी सही हैं। द ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। ये इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी जो है यहाँ से अपने क्वेश्चन के आंसर्स को मैच कर लेंगे, जो मैंने ऊपर कराया है वही सब आंसर्स होंगे आपके। यहाँ पे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए। बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है वो होता है मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु। ठीक है, मेंटल एज जो होता है ना उसके बाद में जो है अपॉन में आता है एक्चुअल एज, इनटू में 100 करते हैं तो परसेंटेज में बुद्धि लब्धि निकल जाती है। मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु इंटू 100, ये होता है बुद्धि लब्धि का सूत्र। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। तो मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तो 3 मुख्य भाग होते हैं। 3 जो है इसके टाइप्स होते हैं या जो है आपके पार्ट्स होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल का कोई एक उद्देश्य लिखिए। तो खेल का उद्देश्य क्या होता है? ये कल्पनाशीलता या कल्पना शक्ति का विकास करता है, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये एक उद्देश्य आपको कोई भी लिखना था, मैंने 2 उद्देश्य यहाँ पे लिखे हुए हैं। कोहल वर्ग के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं हैं। याद रखिएगा कितनी अवस्थाएं हैं? 6 अवस्थाएं हैं। अगर स्तर पूछता है तो कितने होते हैं? 3 स्तर होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। दोनों ही आंसर मैंने दिए हुए हैं। अगर कोहल वर्ग के नैतिक विकास के स्तर पूछे तो केवल 3 स्तर होते हैं और अवस्थाएं पूछे तो 6 अवस्थाएं होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए युंग के अनुसार व्यक्तित्व के कितने भाग होते हैं। तो युंग के अनुसार व्यक्तित्व के 2 भाग होते हैं, ये याद रखिएगा। नाम पूछे तो आप बता सकते हैं बहिर्मुखी और दूसरा जो है अंतर्मुखी। ठीक है, तो ये 2 जो है व्यक्तित्व के भाग होते हैं युंग के अनुसार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो आपसे पूछा गया अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया गया। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये पावलाव द्वारा दिया गया है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्यक्ति के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व होता है, यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन जो है वुडवर्थ ने दिया है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है? तो छात्रों को समझने में, ठीक है, और उसके अलावा जो है स्वयं को समझने में और पाठ्यक्रम चयन में उपयोगी होता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है इन सभी में उपयोगी होता है, नहीं उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता इसलिए है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है समाजमिति विधि के जनक कौन है या हैं? ऑप्शन दिया गया आपके पास में स्किनर है, कोहलर है या फिर बीने हैं या मोरेनो है। तो मोरेनो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये जो है समाजमिति के विधि जो दिया था उसके जनक माने जाते हैं। स्किनर के अनुसार आत्मनियंत्रण की विधि है। स्किनर के अनुसार जो है आत्मनियंत्रण की विधि कौन सी है इसमें से पूछा गया है।
तो दंड की व्याख्या करना, उद्दीपन परिवर्तन करना, भावनाओं पर नियंत्रण करना या उपयुक्त सभी, तो ये तीनों ही है। दंड की व्याख्या करना, उद्दीपन परिवर्तन और भावनाओं पर नियंत्रण, स्किनर के अनुसार आत्मनियंत्रण की ये विधियां हैं। तो यहाँ पे जो है उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है वो यहाँ से अपने आंसर्स को मैच कर लेना, जो मैंने आंसर्स बताए हैं वही आंसर्स इसमें रहेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वुडवर्थ के अनुसार अधिगम प्रक्रिया का स्मृति संग्रहण के कितने अंग हैं। वुडवर्थ ने जो है अधिगम प्रक्रिया या स्मृति संग्रहण के कितने अंग बताए हैं, ये आपको बताना है। तो उनके अनुसार जो है स्मृति संग्रहण के कितने अंग हैं यही आपको बताना है। तो यहाँ पे टोटल जो है 3 अंग है वुडवर्थ के अनुसार अधिगम प्रक्रिया के या स्मृति संग्रहण के। ठीक है, कितने अंग है, 3 अंग हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, अवधारणा निर्माण में बच्चों द्वारा कौन सी मानसिक प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। कौन सी मानसिक प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो अवधारणा निर्माण जब करते हैं बालक तो वो अवलोकन करते हैं, तुलना करते हैं, तर्क व चिंतन भी करते हैं। तो उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, अवधान की बाह्य दशा है। अवधान की जो है बाह्य दशा कौन सी है। तो आवश्यकता या रुचि या पुनरावृत्ति या लक्ष्य। ठीक है, आपको चारों में से एक ऑप्शन सही बताना है कि अवधान जो होती है इसकी बाह्य दशा कौन सी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका पुनरावृत्ति, सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कहानी एक छोटी रचना है, ये परिभाषा किसने दी है। तो यह परिभाषा दी है H.G. वेल्स ने। ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कुछ चीज़ें बताई थी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया जाता है तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है भाई। तो हमारा हो जाएगा आंसर कि 3 स्तर हैं और 6 अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो 3 स्तर इसका सही आंसर है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर हैं। अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा ऊपर ले चलूँ वापिस से, तो आपको याद दिला दूँ। यहाँ पर देखिए कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो मैंने बताया था अवस्थाएं 6 हैं, स्तर 3 है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है उसको ध्यान रखना है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर हैं। मैंने बताया था आपको स्तर 3 है और अवस्थाएं 6 हैं। तो 3 इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम के लिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अनुभवों के द्वारा खाली स्थान अधिगम कहलाता है। तो अनुभवों के द्वारा परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का संबंध जो है खाली स्थान से है। किससे है, जीन पियाजे से है। ठीक है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। और यहाँ पे मन के अनुसार अवधान एक खालिस्तान क्रिया है। तो क्या है, अभिप्रेरणात्मक क्रिया है। मन के अनुसार, मन जो है ये मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार अवधान जो है अटेंशन जिसको बोलते हैं, ये कैसा है, एक कैसी क्रिया है। तो ये जो है अभिप्रेरणात्मक क्रिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है अधिगमकर्ता द्वारा अपनी क्रियाओं में प्रतिरूपों की क्रियाओं का आत्मसात करना ही क्या होता है, अनुकूली शिक्षण होता है। कि जो कौन सी क्रियाएं प्रतिरूपों यानी मॉडल्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, प्रतिरूपों का उपयोग करते हैं जो अधिगमकर्ता होते हैं, जो आपको सिखाते हैं, वो अपनी क्रियाओं के दौरान जो है प्रतिरूपों का जो है क्रिया करते हैं, आत्मसात करते हैं, आपके सामने एग्जाम्पल देते हैं। तो उसको अनुकूली शिक्षण कहते हैं। खालिस्तान के अनुसार खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है। तो वैलेंटीन ने कहा है कि खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है। अभी आपसे कभी खेल की परिभाषा भी पूछ ले तो आप बोल सकते हो कि वैलेंटीन के अनुसार खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं आंसर को लिखने का। तो यहाँ पर चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप अपना एग्जाम पेपर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे एग्जाम के बाद में आंसर की के लिए सेंड कर सकते हैं। विस्मृति के प्रकार लिखिए। तो विस्मृति जो है आपकी सक्रिय होती है और निष्क्रिय होती है। विस्मृति के 2 प्रकार होते हैं, सक्रिय विस्मृति और निष्क्रिय विस्मृति। ब्रूनर के अनुसार बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो 3 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं, तो आपको लिखना है 3 अवस्थाएं। केवल अवस्थाओं के नाम पूछेगा तो आप अवस्थाओं के नाम भी लिख सकते हैं, नाम आपको याद होनी चाहिए। क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना संप्रेषण सिद्धांत संबंधित है। तो सूचना संप्रेषण सिद्धांत किससे, तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी से संबंधित है।
मुंशी प्रेमचंद की किन्हीं 3 कहानियों के नाम लिखिए। तो आप कोई भी, बहुत सारी कहानियां मुंशी प्रेमचंद ने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानियां लिखी हैं। कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर आपने पढ़ा होगा, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा, 9th क्लास में है ये तो इस तरह से मुंशी प्रेमचंद की किन्हीं 3 कहानियों के आप नाम लिख सकते हैं। मैंने काफ़ी लिखे हैं, जो आपको याद रहे आप कम से कम 3 तो याद रखें। किन्हीं 2 रचनावादी यानी कि निर्मितवादी मनोवैज्ञानिकों के नाम लिखने हैं, तो आप जो है जीन पियाजे और जॉर्ज केली का नाम अवश्य लिखेंगे। ठीक है, ये जो है रचनावादी हैं, जीन पियाजे और जॉर्ज केली। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है आपसे, अधिगम का नियम है, इसमें से अधिगम का कौन सा नियम है ये आपको बताना है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि शायद अधिगम के नियम आपको याद हो। तो अधिगम का नियम तत्परता का नियम भी है, अभ्यास का नियम भी है और प्रभाव का नियम भी है। इसके लिए मैंने जो है अभी अभी आपको वीडियो भी डाल के बताया था। अधिगम के नियम के बारे में पूरी जानकारी दी है। तत्परता का नियम क्या होता है, अभ्यास का नियम क्या होता है, प्रभाव का नियम क्या होता है, कैसे इसको हम जो है समझ सकते हैं, पूरा का पूरा मैंने आपको एनिमेशन के माध्यम से समझाया था। तो अधिगम के सारे नियम हैं, यानी कि उपरोक्त सभी जो है द ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसमें संप्रत्य निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित है। संप्रत्य निर्माण की प्रक्रिया में क्या सम्मिलित है आपको बताना है। यानी कि संप्रत्य का मतलब होता है कॉन्सेप्ट और निर्माण का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो कॉन्सेप्ट जब फॉर्मेशन होता है तो उस प्रक्रिया में कौन सी चीज़ सम्मिलित होती है ये आपको बताना है। तो किसी चीज़ को जब आप अपना कॉन्सेप्ट बनाएंगे किसी चीज़ के बारे में, तो आप जो है सबसे पहले निरीक्षण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट कैसे होगा, निरीक्षण से, अवलोकन से। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपका जो है कॉन्सेप्ट बनेगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। तो संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं पियाजे के अनुसार, तो सभी को पता है 4 अवस्थाएं हैं। ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के शोधकर्ता हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के शोधकर्ता का नाम क्या है, तो वो जो है आपके अल्बर्ट बंडूरा हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, बालकों के खेल को प्रभावित करने वाला कारक है। बालकों के खेल को कौन सी चीज यहाँ से प्रभावित करेगी, तो क्या खेल उसकी बुद्धि से प्रभावित होगी, क्या वातावरण से प्रभावित होगी, या उपरोक्त सभी से प्रभावित होगी, या शारीरिक स्वास्थ्य से प्रभावित होगी। बालकों के खेल को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो है शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो उसकी बुद्धि भी सही नहीं रहेगी, उसको वातावरण भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे अ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है, शारीरिक स्वास्थ्य। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। ये जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। खाली स्थान स्मृति का एक घटक है। तो सीखना यानी कि अधिगम जो है स्मृति का एक घटक है। ठीक है ना, सीखना यानी कि स्मृति का एक घटक होता है। खालिस्तान के अनुसार प्रत्यय वह विचार है जो वस्तुओं, घटनाओं, गुणों आदि का उल्लेख करते हैं। तो वुडवर्थ के अनुसार जो है परिभाषा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खालिस्तान मानव मस्तिष्क का एक भाग है। तो कोई भी मस्तिष्क का एक भाग लिखना चाहिए था आपको, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि अग्र मस्तिष्क, ये भी मानव मस्तिष्क का एक भाग है। मध्य मस्तिष्क ये भी एक भाग है, और पश्चिम मस्तिष्क ये भी भाग है। तीनों जो है मस्तिष्क के भाग हैं। ठीक है, भाग है, याद रखिएगा। संप्रेषण खालिस्तान प्रक्रिया है, तो संप्रेषण जो है द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संप्रेषण होता है। ठीक है, तो आप दोनों ही आंसर लिखेंगे तो भी आपका करेक्ट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विचार करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पे। तो यहाँ पर जो आपको पूछा गया है, अधिगम की 2 मुख्य विशेषताओं को लिखिए। अधिगम यानी लर्निंग जो होती है उसमें आप जो है विशेषताएं क्या बता सकते हैं, तो अधिगम की विशेषता क्या है, अधिगम सार्वभौमिक होती है, यानी सभी जगह अधिगम होता है। अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अधिगम जीवन प्रयत्न चलता रहता है, यानी हमेशा आदमी सीखता रहता है। अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है, यानी कि हम जो है एडजस्टमेंट सीखते हैं। उसके अलावा अधिगम जो है उद्देश्यपूर्ण होता है। तो ये सारी की सारी विशेषताएं, हमें कितनी विशेषताएं लिखनी है, केवल 2, और मैंने कितनी आपको दी यहाँ पे, लगभग 5। इसके बाद जो देखिए, चिंतन से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे मैंने परिभाषा दी है। वुडवर्थ के अनुसार क्या होता है, चिंतन किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक क्रिया है। ये वुडवर्थ के अनुसार जो है यहाँ पे मैंने परिभाषा दी है। तो इस परिभाषा को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आसान रहेगा आपको, कि परिभाषा भी याद हो जाएगी और चिंतन के बारे में भी आप समझ पाएंगे। चिंतन मतलब आप जो थिंकिंग करते हो, क्या है, मानसिक जो है आपका मानसिक प्रक्रिया है, जो आप किसी चीज को लेकर के सोचते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। इसके बाद है संज्ञान क्या है, तो संज्ञान का अर्थ होता है समझ या ज्ञान। ठीक है ना, यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसके बाद जो है संप्रेषण की क्या आवश्यकता है, तो संप्रेषण के द्वारा ही मनुष्य अपनी भावनाओं
तथा विचारों को दूसरे तक पहुंचाने में सक्षम होता है। संप्रेषण के बिना ना ही मनुष्य का काम चल सकता है और ना ही समाज का। ठीक है, तो संप्रेषण की क्या आवश्यकता है आप समझा सकते हैं। खेल की एक परिभाषा दीजिए, तो क्रो एंड क्रो के अनुसार मैंने खेल की परिभाषा लिखी है। बाकी आप लिख सकते हैं खेल जो है अपने स्वयं के मन से मनोरंजन के लिए खेला जाता है, जैसे कि मैंने ऊपर भी आपको एक खेल का परिभाषा दी थी। यहाँ पे क्रो को एंड क्रो के अनुसार मैं बोल रहा हूँ कि खेल वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जब वह उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है जिस कार्य को वो करना चाहता है। तो खेल की परिभाषा ये दी है कि व्यक्ति जो है उस समय व्यस्त होता है, किस चीज में व्यस्त होता है, जो कार्य कर रहा है, और वो कार्य जो है वो स्वतंत्र रूप से करता है। ठीक है, और वही कार्य करता है जो उसे करना चाहिए। तो यहाँ पर इस खेल की परिभाषा क्रो एंड क्रो ने इस तरह से दी है। मैंने क्रो एंड क्रो की तरह से लिखी है, आप कोई भी खेल की परिभाषा लिख सकते हैं। परिभाषा आपको किसी ना किसी एक व्यक्ति के रूप में लिखनी है। ठीक है ना, खेल का अर्थ नहीं समझाना है, परिभाषा पूछी गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया है आपसे स्मृति की विशेषताएं लिखिए। कोई भी दो विशेषताएं लिख सकते हैं आप, दो पूछा गया तो दो ही लिखना है, आपको ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्मृति की मैंने कुछ विशेषता लिखी है। मानसिक प्रक्रिया है, सीखना स्मृति की पूर्व शर्त होती है। ठीक है ना, आप सीखेंगे तो ही आपके स्मरण में जाएगा। यह वातावरण में अर्जित की जाने वाली प्रक्रिया है, यानी कि यह आपका जो है पूरा का पूरा जो आपके सामने एनवायरनमेंट है उसमें जो है ये अर्जित की जाती है। यह अभ्यास की अनुगामिनी होती है, यानी कि अभ्यास करते हैं तो आपकी जो है स्मृति बढ़ती रहती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिक्लेक्सिया के कारण लिखिए। डिक्लेक्सिया के क्या कारण हो सकते हैं, तो देखिए डिक्लेक्सिया के दो प्रमुख कारण आपको बता रहा हूं यहाँ पे आपसे कौन कौन से कारण हैं। तो यहाँ पे 2 अंक का प्रश्न है तो 2 ही कारण लिखना है। जब भी आपसे पूछा जाए तो उतने कारण तो लिखें जितने अंक है कम से कम। अनुवांशिक कारण जो है उसमें क्या होता है, DC 2 नामक एक जीन जो है उसमें कमी के कारण जो है ये समस्या बढ़ती है। अनुवांशिक कारण हो सकता है, तो आप केवल अनुवांशिक कारण लिख देंगे डिक्लेक्सिया के। और दूसरा जो है डिक्लेक्सिया का सबसे आम कारण है मस्तिष्क की चोट हो या कोई स्ट्रोक आया हो या किसी अन्य प्रकार का जो शरीर में आघात लगा हो। इसके बाद जो है मानव मस्तिष्क के अंगों का वर्णन कीजिए। मानव मस्तिष्क के अंगों का वर्णन में आप 3 भाग बताएंगे, जो कि अग्र मस्तिष्क होता है। यह मस्तिष्क के आगे से भी अधिक भाग होता, आधे से भी अधिक भाग होता है। अग्र मस्तिष्क जो है ये कैसा होता है, मस्तिष्क में आधे से ज्यादा होता है और यह चेतना, बुद्धि और स्मरण शक्ति का केंद्र माना जाता है। मध्य मस्तिष्क जो है ये मानव मस्तिष्क का मध्य भाग होता है, जो दृष्टि और श्रवण उद्दीपनों को ग्रहण करता है। जो भी हम सुनते हैं और देखते हैं उन चीजों को सेंस करते हैं तो मध्य मस्तिष्क उस समय काम करता होता है। और पश्चिम मस्तिष्क जो है ये क्या करता है, पेशीय गति, हस्त कौशल का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। जो भी हम काम करते हैं हाथों से, पैरों से, शरीर में जो भी मूवमेंट होता है वो पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा होता है। तो ये आप सब जो है इस तरह से व्याख्या कर सकते हैं इसकी। इसके बाद जो है वाइत्स्की के सिद्धांत की 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, वाइत्स्की की सिद्धांत जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देता है। ठीक है ना, वाइत्स्की का जो सिद्धांत है वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास के लिए पहले सीखना आवश्यक माना जाता है। इसके बाद में नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, स्व का अर्थ लिखिए। स्व का अर्थ है स्वयं के बारे में ज्ञान हासिल करने की योग्यता और इसे अपनी भाषा में और अपनी शैली में हासिल करना, भले ही इसके लिए कोई व्यक्ति दूसरों के द्वारा सुझाए गए रास्तों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है ना। खेल के 2 महत्व लिखिए। खेल के 2 महत्व क्या लिख सकते हैं, खेलों से नियम पालन के स्वभाव का विकास होता है और मन जो है एकाग्र होता है। खेल से धैर्य और साहस का विकास होता है। सामूहिक सद्भाव और भाईचारे की भावना बढ़ जाती है। इसके बाद जो है स्मृति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से होते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य जो है आपका, शारीरिक स्वास्थ्य जो है आपकी स्मृति को प्रभावित करेगा। ठीक है ना, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ भी अगर आपका खराब है तो आपका मेमोरी खराब हो जाएगी। प्रेरणा, अगर आप मोटिवेशन नहीं है तो भी आप जो है कोई चीज़ स्मरण नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं आया, मोटिवेट नहीं हुए आप। सीखने वाले की इच्छा शक्ति कैसी है उसके ऊपर स्मृति उसकी निर्भर करती है। अधिगम सामग्री की प्रकृति कैसी है, जो हम मटेरियल से सिखा रहे हैं उस बच्चे को, किसी को भी, तो वो कैसी दिखती है, कैसे देखने में इंटरेस्टिंग होगी तो स्मृति में फिट बैठ जाएगी। रुचि और अवधान जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रभावित करने वाले कारक हैं, इनके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में लिख सकते हैं अगर बड़ा क्वेश्चन आए तो।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के नियम लिखिए। अधिगम के जो है आपको मुख्य नियम और गौण नियम जो है आपको लिखना है। मुख्य नियम 3 होते हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। इनके बारे में ऑलरेडी मैं क्लास जब आपका एग्जाम होने से 15 दिन पहले मैंने स्टार्ट की थी, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में समझाया है। और फिर इसके बाद इसी के साथ में गौण नियम भी महत्वपूर्ण होते हैं। ये 5 होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। मुख्य नियम जो है वो होते हैं 3 और गौण नियम होते हैं टोटल 5। मनोवृत्ति का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, या फिर और एक है संबंधित परिवर्तन का नियम। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जब मैंने अभी 15 दिन पहले वीडियोस आपके लिए बनाना शुरू किया था एग्जाम के लिए, तो उसमें सारा डिटेल में समझाया हुआ है एग्जाम्पल के साथ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप अपना एग्जाम पेपर हमारे इस नंबर पे भेज सकते हैं एनी टाइम जब आपका एग्जाम हो जाता है। ठीक है, ताकि हम आपको आंसर की वगैरह प्रोवाइड करें और आपका जो है आंसर आप मिलाने के बाद जो है अपने आप को समझ लें कि आपका कैसा एग्जाम गया होगा। संप्रत्यय के प्रकार लिखिए। तो समुच्चय बोधक संप्रत्यय होता है, वियोजक संप्रत्यय होता है। ठीक है, उसके बाद में है संबंधात्मक संप्रत्यय होता है, ये कॉन्सेप्ट की बात होती है। ठीक है, प्रतिबंधित संप्रत्यय होता है और द्विव प्रतिबंधित संप्रत्यय होता है। ये सारे के सारे जो है इसके प्रकार हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूनर के सिद्धांत की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मैंने सारे के सारे जो ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं अपने नोट्स में प्रोवाइड कर रखे हैं। नोट्स को आप जब देखते हो, पढ़ते हो, तो आपको आसानी से जो है सारे के सारे याद हो जाएंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि संप्रेषण के 3 महत्व लिखिए। संप्रेषण के महत्व बहुत सारे मैंने यहाँ पे लिखे हैं, 7 महत्व दिए हैं। सामाजिकरण में अत्यंत सहायक होता है संप्रेषण। हम जो कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, वो सामाजिकरण में सहायक होता है। समाज को हम समझते हैं और समाज के हिसाब से हम ढलते हैं। ठीक है, प्रभावपूर्ण नेतृत्व हेतु आवश्यक होता है। किसी को आप गाइड करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये संप्रेषण आपका आवश्यक है। शिक्षा का प्रसार करना है तो संप्रेषण चाहिए। प्रबंधक की कुशलता में वृद्धि चाहिए तो आपको संप्रेषण आना चाहिए। जनसंपर्क में सहायक है, मतलब किसी से वार्तालाप करनी है, किसी से आपको संपर्क स्थापित करना है तो संप्रेषण की आवश्यकता होती है। शीघ्र निर्णय लेने के लिए जो है, क्रियान्वयन के लिए भी संप्रेषण आवश्यक है। भारार्पण और विकेंद्रीकरण, यानी कि आपका जो काम है वो किसी और को सौंप रहे हैं तो उसके लिए भी संप्रेषण की आवश्यकता है, इसे ही भारार्पण कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ देखिए, बाल्यकाल में होने वाले भाषा विकास की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो नोट्स में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। खेल एवं खेलकूद के सामान्य नियम लिखिए, ये भी आप जो है नोट्स में देख लेंगे। आत्मनियंत्रण की विशेषताओं को समझाइए और चिंतन के प्रकार जो है आप बता सकते हैं। तो चिंतन जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। चिंतन के 4 प्रकार है, यहाँ पर आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए, एक होता है, पहला जो होता है वो चिंतन होता है स्वली चिंतन। ठीक है, पहला है स्वली चिंतन और दूसरा जो होता है वो होता है आपका यथार्थवादी चिंतन। ठीक है, ये दूसरा है। और तीसरा जो होता है उसे बोलते हैं मूर्त एवं अमूर्त चिंतन, ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूप से आपको ध्यान रखना है। और जो है चौथा होता है वो होता है अपसारी चिंतन। तो ये 4 तो चिंतन के प्रकार हैं, लेकिन यथार्थवादी जो चिंतन होता है इसके 3 प्रकार और हैं। यथार्थवादी चिंतन के 3 प्रकार और होते हैं। एक होता है आपका अभिसारी चिंतन, दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं हम सृजनात्मक चिंतन, और तीसरा जो होता है वो इसका भाग है वो होता है आलोचनात्मक चिंतन। तो ये जो दूसरे के ही प्रकार हैं, ये तीनों जो हैं ABC, ये दूसरे यथार्थवादी चिंतन के ही प्रकार हैं। ये ध्यान रखना है आपको। तो आप जो है आसानी से इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ब्रूनर के सिद्धांत का शिक्षा में योगदान का उल्लेख करना है। नोट्स में क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया में शामिल है। तो आप जो है संप्रत्यय निर्माण करना चाहते हैं, यानी कि आपका जो प्रोसेस है कि कॉन्सेप्ट आप जो है क्रिएट करेंगे, तो आप किसी चीज़ का निरीक्षण करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तुलना करेंगे, तो उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो जाता है। क्लियर है ना। इसके बाद जो है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी बताई है। तो अभी हमने बात करी थी ऊपर कि 4 अवस्थाएं बताई हैं। अनुकूरण सिद्धांत किसने दिया था। तो प्लेटो ने जो है अनुकूरण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है केरोल ग्लीगन का जन्म जो है न्यूयॉर्क में माना जाता है, ये आपको याद रखना है। अधिगम का मुख्य नियम क्या है। तो अधिगम का मुख्य नियम जो है वो तत्परता का नियम है, ये याद रखना है। ठीक है, सहचर्य परिवर्तन का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम और मनोवृत्ति का नियम, ये मुख्य नियम नहीं है, ये गौण नियम है। ये भी गौण नियम है, ये भी गौण नियम है और ये भी गौण नियम है। मुख्य नियम अभी अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, तत्परता का नियम है। ठीक है, अभ्यास का नियम है। तो ये तत्परता का नियम जो है अधिगम के मुख्य नियम में आता है। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे ये सब इंग्लिश मीडियम के लिए है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिए गए शब्दों में से सही उत्तर चुन करके जो है आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है।
तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए हैं। जैसे अ पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस अ पार्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या बोला जा रहा है। द रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक खालिस्तान ने लिखी थी। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इस ऑप्शंस के हिसाब से जो है आपको बताना था। तो यहाँ पे 5 नंबर जो आंसर है ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि द रेविलेंस ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक जो है ब्रूनर ने लिखी थी। जी ठीक है, जेरोम एस ब्रूनर उनका नाम था, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया पियाजे ने अनुकूलन की संपूर्ण प्रक्रिया को 2 खालिस्तान भागों में बांटा था। तो अनुकूलन की प्रक्रिया को जो है 2 किस तरह के भागों में बांटा था, तो यहाँ पर जो है ये चारित्रिक भागों में बांटा था। कैसे भागों में बांटा था, सॉरी उप क्रियाओं में बांटा था। 2 संपूर्ण प्रक्रिया को 2 उप प्रक्रियाओं में बांटा था, 2 उप प्रक्रियाओं में। यहाँ पे जो है ऑप्शन लिखा हुआ है, ये रहा। क्लियर है। यहाँ पे जो है आपका जेरोम आया, 5वां नंबर यहाँ पे सही था, तो 5वां हमने भरा है। ठीक है, 5वां का इसलिए भरा है कि 5वां नंबर आपका पूरा नाम लिखना है यहाँ पर, तो नाम तो लिखने की जगह नहीं है, तो मैंने ऑप्शन नंबर 5 डाल दिया है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर देखोगे तो ये उप प्रक्रिया जो है ये आ जाएगा। इसके बाद जो है अच्छा शिक्षण 1/4 तैयारी और खालिस्तान थिएटर है, ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, यानी 3/4। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 3/4 आएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको बताना है। और ये भी याद रखना है कि अच्छा शिक्षण 1/4 तैयारी और 3/4 थिएटर है, ये किसने कहा है, तो इसको गोल्डविन गुडविन ने कहा है। तो गुडविन का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गुडविन ने कहा है इसको, ये याद रखिएगा। ये जो परिभाषा दी है गुडविन की दी गई है। नैतिक विकास को खालिस्तान विकास भी कहते हैं, तो नैतिक विकास को जो है हम चारित्रिक विकास भी कहते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, उसमें चारित्रिक विकास जो है उसी को नैतिक विकास के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन से संबंधित अधिगम कठिनाई खालिस्तान है, तो लिखते समय जो कठिनाई होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिस्ग्राफिया, मतलब आपकी ग्राफिक्स सही नहीं है, तो यहाँ पे जो है डिस्ग्राफिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। राइट, समझ में आया आपको? क्लियर है कि नहीं आपको? अभी तक तो सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे आपको। यहाँ पूछा गया है स्मृति की एक परिभाषा लिखिए। स्मृति की कोई एक परिभाषा लिखनी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो परिभाषा की जब भी बात आएगी ना, तो परिभाषा आपको लिखना आना चाहिए, परिभाषा आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो परिभाषा कैसे लिखेंगे ये आपको समझना है। तो मैं एक परिभाषा यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगी परिभाषाएं। जैसे आपसे कभी भी परिभाषा अर्थ पूछे तो समझ में आता है कि अर्थ में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन परिभाषा की बात आए तो ना किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो आपको लिखना होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने आंसर जो लिखा है, ये एक परिभाषा लिखी है स्मृति की। वुडवर्थ के अनुसार जो है पूर्व में सीखे गए ज्ञान का सीधा उपयोग ही स्मृति कहलाता है। ठीक है, स्व अवधारणा की एक विशेषता लिखिए। तो स्व अवधारणा जो है ये इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है कि ये जन्मजात नहीं होती है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? स्व अवधारणा जो है जन्मजात नहीं होती है, यह जो है जन्मजात नहीं होती है। ठीक है ना, मतलब आदमी पैदा जो होता है तो उसके अंदर स्व अवधारणा नहीं होती है, बल्कि पैदा होने के बाद में जो है वो समाज से, अनुभवों से, वातावरण से जो है स्व की अवधारणा विकसित करता है। इसके बाद देखिए एनकोडिंग का एक उद्देश्य लिखिए। एनकोडिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है बाहरी सूचनाओं को अर्थपूर्ण संकेतों या प्रारूप में बदलना। ठीक है ना, ताकि इसको जो है हम आराम से याद कर सकें, अपने मस्तिष्क में संचित कर सकें। उच्चारण दोष के 2 प्रकार लिखिए। उच्चारण दोष के दो प्रकार क्या हो सकते हैं? एक हो सकता है हकलाना और दूसरा हो सकता है तुतलाना। उच्चारण दोष के 2 प्रकार कौन से होते हैं? हकलाना और तुतलाना। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? तो कोहलबर्ग ने जो है नैतिक विकास की, अभी भी मैंने बताया था, कितनी बार बता चुका हूं, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की जो है कितनी अवस्थाएं बताई है? तो अवस्थाएं बताई है उसने 6, और स्तर कितने बताए हैं? स्तर बताए हैं 3। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। इसी तरह से क्वेश्चन घुमाता है, आपको समझ में आएगा नहीं और फिर आप गलती कर दोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा गया है, अधिगम का मुख्य नियम है। अधिगम का मुख्य नियम कौन सा है? इन सभी में से बताना है मुख्य नियम कौन सा है। मुख्य की बात कर रहे हैं, गौण नियम की बात नहीं कर रहा है। तो मुख्य नियम जो है अभ्यास का नियम होता है। ठीक है, अभ्यास का नियम जो है ये मुख्य नियम होता है। बहु अनुक्रिया का नियम जो है अधिगम का नियम है, लेकिन ये गौण नियम है। ये जो है ये गौण नियम है। सचर्य परिवर्तन का नियम भी गौण नियम है। ठीक है, अभी बताया था मैंने। और मनोवृत्ति का नियम भी गौण नियम है।
और जो आपकी क्लासेस स्टार्ट करी थी उससे पहले मैंने ये सब नियमों को समझा दिया था। बचपन में अवधारणाओं के विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, बचपन की बात बोल रहे हैं, तो बचपन में जो है कौन कौन सा चीज़ आपके अवधारणाओं के विकास को प्रभावित करने वाला है। तो बचपन की देखो, बचपन में तो आपकी ज्ञानेंद्रियां कैसी हैं, ठीक है, वो भी है, बौद्धिक क्षमता कैसी है, ठीक है, बचपन में अनुभव जो है वो कमी होता है, तो ये सभी चीज़ें जो है प्रभावित करती हैं। तो उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बचपन में अवधारणाओं के विकास को प्रभावित करने वाला कारक यही है। आपका विकास जो है अनुभव के अभाव में प्रभावित होगा, बौद्धिक क्षमता का अभाव होगा तो भी प्रभावित होगा, ज्ञानेंद्रियों का काम अगर ढंग से नहीं हो पा रहा है तो भी प्रभावित होगा। अवधान विक्षेपण का कारण है, अवधान विक्षेपण का क्या कारण माना जाता है ये आपको बताना है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि अवधान विक्षेपण का मेन कारण जो होता है वो होता है प्रेरणा का अभाव, ठीक है, प्रेरणा का अभाव। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के निर्माता हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के निर्माता कौन है इनमें से। तो इनमें से जिसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था वो है बंदूरा, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया, आत्मनियंत्रण की मनोवैज्ञानिक विधि है। आत्मनियंत्रण जो है व्यवहार का परीक्षण करने से, उद्दीपक नियंत्रण करने से, आत्म पुनर्बनन से आता है। तो यहाँ पर जो है आपका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, द ऑप्शन जो है करेक्ट होता है। अब अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रेसी के अनुसार अधिगम एक खाली स्थान है, तो प्रेसी के अनुसार जो अधिगम क्या है ये आपको बताना है। तो प्रेसी के अनुसार जो है अधिगम क्या है, एक एक्टिविटी है, यानी कि क्रिया है, ठीक है। प्रेसी ने अधिगम को एक क्रिया बताया है, एक प्रक्रिया बताया है। संवेदी गामक अवस्था का काल जो है कब से कब तक माना जाता है, तो यह 0 से 2 वर्ष तक के बीच में माना जाता है। और ये जो अवस्था है 0 से 2 वर्ष तक की, ये संवेदी गामक की प्रथम अवस्था है, ठीक है ना, जिसको जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास में पहली अवस्था माना था। एसटीएम का विस्तृत रूप क्या होता है, तो एसटीएम मतलब होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है इसका विस्तृत रूप होता है, फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया, भाषा अर्जन युक्ति का विकास खालिस्तान द्वारा किया गया। तो भाषा अर्जन जो इसको LAD बोलते हैं, भाषा अर्जन युक्ति को जो है LAD भी कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में LAD बोला जाता है। तो इस लेड का विकास जो है इसको किया था नोम चॉम्स्की ने, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, शतरंज जो है खालिस्तान खेल है, तो शतरंज कैसा खेल होता है, शतरंज जो है ये मानसिक खेल है, यानी कि बौद्धिक खेल है, ठीक है, मानसिक खेल बोल सकते हो, बौद्धिक खेल बोल सकते हो। ये एक शतरंज जो है इस टाइप का खेल है। वैसे तो ये इंडोर गेम भी है, यानी इंडोर खेल भी है, लेकिन शतरंज जो है घर के अंदर ही खेला जाता है या फिर किसी जो भी आपका ऑडिटोरियम है उसके अंदर ही खेला जाता है। लेकिन किस टाइप का खेल होता है, ये बौद्धिक या मानसिक खेल होता है, इसमें मस्तिष्क का या बुद्धि का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चंस के आंसर्स इंग्लिश में भी लिख दिए हैं। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, खेल के 2 कार्य समझाइए। तो आप खेल के कोई भी 2 कार्य जो है आसानी से बता सकते हो, बहुत सारे कार्य हैं, मैंने अभी भी बताया। नैतिक विकास से आप क्या समझते हैं, इस तरह से अधिगम की 2 विशेषताओं को लिखिए, अधिगम की कौन सी 2 विशेषताएं हो सकती हैं, स्मृति के प्रकार लिखिए, मानव मस्तिष्क के अंगों के नाम लिखिए, अभी अभी बताया था मैंने, संप्रेषण की 2 विशेषताएं अभी अभी मैंने बताया था, संप्रेषण के प्रकारों का वर्णन करना है, मौखिक और लिखित, और जो है एक जो है आपका सांकेतिक, 3 प्रकार होते हैं कम्युनिकेशन के, ठीक है। वैसे तो मुख्य रूप से 2 ही प्रकार होते हैं, एक मौखिक होता है और एक लिखित होता है। जो हम बोल करके बातें करते हैं वो है मौखिक, और जो हम लिख करके समझाना चाहते हैं वो होता है लिखित। और एक जो है हम ना बोल के और ना लिख के समझाते हैं, केवल इशारों से समझाते हैं, उससे बोलते हैं सांकेतिक, ठीक है। तो ये संप्रेषण के प्रकार हैं। और भाषा विकास के महत्व को समझाना है आपको। और उसके बाद में यहाँ से पूछा गया आपसे, खेल के कार्यों को लिखिए, खेल के कार्य को आपको खेल के कार्यों को लिखिए। उसके बाद जो है आपसे पूछा गया, समूह गत्यात्मकता की विशेषताएं लिखिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये सब मैंने आपको करवाया हुआ है, नोट्स में सब कुछ अवेलेबल है, जिसने भी नोट्स पढ़ लिए हैं उनको तो इनकी समस्या होने वाली नहीं है। बालकों की स्मृति बढ़ाने के लिए कौन कौन से उपाय आप करेंगे, चिंतन के उपकरण या साधन बताइए। ब्रूनर के सिद्धांत का शिक्षा में क्या योगदान है, नोट्स में दिया गया क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के प्रमुख शैक्षिक निहितार्थ लिखिए। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। बुक में
जो मैंने नोट्स दिए हैं उसमें अवस्थाओं के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है। बहुभाषिता क्या है, बहुसांस्कृतिक कक्षा के लिए इसके महत्व को समझाइए, ये आपको बताना है। उसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, कहानी शिक्षण को सीखने में क्या महत्व होता है, समझाइए। कहानी शिक्षण का सीखने में मतलब आप कुछ सीखते हैं तो कहानी शिक्षण के द्वारा आप कैसे सीखते हैं, उसका क्या महत्व है, ये आपको बताना है। इसके बाद आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पियाजे के सिद्धांत की विशेषताएं लिखिए। समावेशन क्या है, समावेशन के प्रभावों का वर्णन करना है आपको। चिंतन एवं अधिगम के मध्य क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तर्क किसे कहते हैं, तर्क के क्या प्रकार होंगे। बाल्यकाल में होने वाले भाषा विकास की मुख्य विशेषताओं को समझाइए। बाल्यकाल में जो है बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, बालक जो है कूइंग करना, बलबलाना सब कुछ सीखता है, इसके बारे में नोट्स में मैंने बताया हुआ है। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की शिक्षा में उपाय देयता को समझाना है आपको। चिंतन का अर्थ और उसके प्रकार बताने हैं, ठीक है। चिंतन का अर्थ और प्रकार मैंने अभी अभी थोड़ा सा आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो आप बता सकते हैं चिंतन के अर्थ जो है आपको, चिंतन जो है कौन कौन से होते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट है संप्रत्य निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क के कार्यों का वर्णन करना है, बहिष्करण के प्रभावों का वर्णन करना है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपको जो है यहाँ से देखने को एग्जाम में बहुत सारे मिलेंगे, जो मैंने एमसीक्यू कराए हैं और बाकी बड़े क्वेश्चन भी समझा दिए। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी हेल्प होने वाली। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। आपके आंसर की जो है आपके एग्जाम के जस्ट बाद में अपलोड कर दिए जाएंगे और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर आंसर की के लिए आप सेंड कर सकते हैं।